नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। दुनिया पर जहां एक और अमेरिका ईरान पर हमला करके तेल संकट उत्पन्न कर चुका, फर्टिलाइजर संकट, एलपीजी संकट, एलएनजी संकट, तमाम प्रकार के संकट और साथ ही साथ में सोने के भाव, क्रूड के भाव, तमाम चीजों को हिला के रख चुका है। वहीं उसी बीच में एक खबर निकल कर आती है कि इन महाशय को याद आ गया कि आज के दिन इनके यहां पर लिबरेशन डे था। लिबरेशन डे किस चीज का था? इन्होंने टैरिफ लगाए थे पिछले साल 2 अप्रैल 2025 को, और उन टैरिफों का कारण था कि वे अमेरिका को दुनिया की गिरफ्त से बाहर रखना चाहते थे। अमेरिका में सामान बेचना चाहते हो तो फिर आपको पहले टैरिफ पे करने होंगे, फिर जाना होगा। तो जनाब, अपने लिबरेशन डे पर इन्होंने फिर आज एक अनाउंसमेंट कर दिया है। अनाउंसमेंट यह है कि अब अमेरिका को दवा बेचनी है तो दवा बेचने से पहले 100% टैरिफ दो। 100 का माल है तो 100 रुपए और एक्स्ट्रा पे करो। मेटल्स पर 50% टैरिफ अनाउंस कर दिए। मतलब क्या, बाजार के लिए जो अब तक हो रहा था, जिसके युद्ध के चलते बाजार में ऑलरेडी इतने ज्यादा नुकसान हो रखे हैं, बाजार गिरा पड़ा है, क्या उसके ऊपर यह सब जरूरी था? पर शायद ट्रंप के लिए जरूरी था। वो अभी भी मागा में लगे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और ट्रंप का हमेशा टैरिफ को लेकर एक ही कारण है कहने का कि भाई मैं केवल इसलिए लगा रहा हूं ताकि ये सारी कंपनियां हमारे देश में चलकर आएं और निर्माण करें, दवाइयों का भी यहीं पर बनाएं। मैं सारी की सारी चीजें जिन्हें भी टैरिफ से बचना है अमेरिका में निर्माण करने आ जाओ। तो ट्रंप जो पहले ही दुनिया भर में इतने संकट पैदा कर चुके हैं, क्या उनके देश को कोई खासा असर नहीं हुआ जो ये महंगाई बढ़ाने का एक कदम अपने देश में और उठा लिए? आइए आज के सेशन में इस पूरी बात का विश्लेषण करते हैं, क्योंकि हेडलाइन बन चुकी है कि ट्रंप इंपोज 100% टैरिफ ऑन फॉरेन मेड ड्रग्स, एंड इन्होंने मेटल ड्यूटीज को हाल ही में रीशेप किया है। तो भाई साहब, ये लिबरेशन डे का जो एनिवर्सरी इन्होंने मनाया, उसमें दवाओं पर लगाया गया टैरिफ क्या असर डालेगा, इन सभी का, और इनके साथ साथ क्या असर में चाइना भारत प्रभावित होंगे, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारी जो टॉप एक्सपोर्टर कंपनीज है जो दवा एक्सपोर्ट करती हैं, उनके स्टॉक्स पर क्या असर होंगे, क्योंकि आज छुट्टी है, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, मंडे पर स्टॉक्स में क्या होगा, सारी बातें करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब करने का जो ऑप्शन है उसको क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथियों, ट्रंप ने 100% टैरिफ लगा दिया दवाइयों के ऊपर। यह बड़ी खबर बनती है, और इसमें सबसे बड़ी खबर यह कि क्या इंडिया और चाइना पर असर पड़ सकता है। आप सभी को यहां पर एक तथ्य मैं बता दूं कि भारत अमेरिका को बड़ी मात्रा में दवाइयां एक्सपोर्ट करता है, लेकिन दवाइयों के दो प्रकार होते हैं, एक ब्रांडेड दवाई और एक नॉन ब्रांडेड दवाई, एक पेटेंटेड दवाई और एक जेनेरिक दवाई। पेटेंटेड और जेनेरिक दवाई क्या है? जैसे उदाहरण के लिए समझिए कि किसी कंपनी ने पहली बार जुकाम के लिए कोई दवाई बनाई होगी, या कैंसर के लिए कोई दवाई बनाई होगी, या बुखार के लिए कोई दवाई बनाई होगी। जो दवाइयां, जैसे कोरोना के लिए किसी कंपनी ने पहली बार दवाई बनाई, तो जो दवाइयां फर्स्ट टाइम रिसर्च के बाद बनकर आती हैं, उन कंपनियों ने जिन्हें उसको बनाया होता है, क्योंकि बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयोग किए होते हैं, प्रयोगशालाओं का, रिसर्च लेबोरेटरीज का, रिसर्चर्स का, और तमाम प्रकार के खर्चे उठाती हैं कंपनियां, और फिर दवा बनाकर लेकर आती हैं। तो जब दवा बनाकर लेकर आती हैं तो उस पर जो खर्चा ऑलरेडी हो चुका है, अब ऐसे समझिए कि किसी ने अगर मान लीजिए सबसे पहले सर दर्द की दवा बनाई होगी, तो सर दर्द की दवा आज भले ही आपको रुपए में मिल जाती है, लेकिन ना जाने उसने कितना पैसा, करोड़ों रुपया खर्च किया होगा ये चेक करने में कि दुनिया भर के तमाम ड्रग्स में से कौन सा ड्रग ऐसा है जो सामने वाले का दर्द सही कर सकता है। ऐसे इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो खर्चा होता है उसको वसूलने के लिए कंपनियां क्या करती हैं कि उस दवा को बेचने का एक अधिकार प्राप्त कर लेती हैं, अर्थात पेटेंट प्राप्त कर लेती हैं कि ये हम ही बेच सकते हैं, कोई और नहीं बेचेगा। और जो पेटेंटेड दवाइयां होती हैं, फिर इनके दाव बहुत बढ़ा दिए जाते हैं। मान लीजिए किसी ने कैंसर की दवा बनाई, तो कैंसर की दवा बनाएगा तो वो पेटेंट करा लिया कि यदि इस दवा से मैंने रिसर्च करके किसी का कैंसर सही किया है, तो मैं इस दवा को इतने लाख रुपए में बेचूंगा, तब जाकर मेरा पैसा वसूल होगा। बिल्कुल वैसे ही मान लीजिए किसी ने डायबिटीज की दवा बनाई, थायराइड की दवा बनाई, तमाम प्रकार की दवाइयां। सोचिए, जितनी बड़ी क्रिटिकल दवा, उसके लिए रिसर्च में उतना पैसा, और उसके बाद में फिर उसकी वजह से बचे लोगों से पूरा पैसा वसूल, ये सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। ठीक है साहब, अब पेटेंट ऐसे करके तो फिर दुनिया को लाभ मिलेगा ही नहीं सर। एक आम आदमी के साथ भी बीमारियां तो हो सकती हैं, और बीमारियां हैं तो फिर बीमारी के लिए दवा अगर उसे उपलब्ध नहीं हुई तो परेशानियां बहुत बढ़ेंगी, फिर क्या करें? तो जनरली कंपनीज को जब पेटेंट दिए जाते हैं देशों के द्वारा, तो यह कहा जाता है कि आप इतने साल तक तो आप इसको एक अधिकार के साथ बेचें, मोनोपोली के साथ बेचें, पेटेंट कराकर बेचें, लेकिन इसके बाद में फिर आपको इस फॉर्मूले को सभी कंपनियों को देना पड़ेगा, ताकि वो इसे बल्क में प्रोड्यूस करके लोगों तक पहुंचा सकें। अब आप सोचिए, आज मान लीजिए कोरोना की दवा बनी, कोरोना की दवा 20 साल बाद अगर आम जन तक पहुंचती तो दुनिया खत्म हो जाती।
तो ऐसे समय पर दो प्रक्रियाएं होती हैं कि अगर कोई दवा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की है, किसी ने इजाद कर भी ली, तो सरकार उस पर इंटरफेयर करके उसके फॉर्मूले को सारे कंपनीज को दे देती है कि भाई इसने बनाया है, कोई बात नहीं, अब देश की जरूरत है, दुनिया की जरूरत है, सभी लोग बनाएंगे। तो यानी पेटेंट के कई बार नियम तोड़ भी दिए जाते हैं। साथ ही साथ कई बार ऐसी प्रक्रिया भी होती है कि आम जन को उस लाइसेंस को बेच करके, जैसे कंपनी से दवाई बना ली, उनको लगा कि यार एक काम करते हैं कि किसी बड़ी कंपनी को अपन ये फॉर्मूला बेचकर इस फॉर्मूले से एक ही बार में लमसम पैसा ले लेते हैं, क्या बार बार चक्कर पड़ रहा, और उनको बनाने देते हैं सस्ती दवाइयां। तो अब क्या हुआ ना, एक हुई पेटेंटेड दवा, जिसको आप ब्रांडेड दवा के नाम से भी जानते हैं, जिस दवा को बनाने के लिए फॉर्मूला जिसने इजाद किया उसने अपने पास रखा, किसी को नहीं दिया। लेकिन जिसने पेटेंट करवाया, अगर वो चाहे तो उस फॉर्मूले को बाकी कंपनियों को बेचकर कहे कि चलो इसकी जेरोक्स निकाल लो। ऐसे समझो कि आज हमारी तमाम किताबें जो आती हैं उनको बनाने में बहुत खर्चा आया, लेकिन किसी व्यक्ति ने कहा कि ये किताब 1,000 रुपए की मान लो एक है, इसको मैं प्रिंट करके इसका जेरोक्स निकाल करके 70 रुपए में निकाल के दे दूंगा। अब वो जेरोक्स बिकने लगी। ये बिल्कुल वैसे ही है कि किसी ने मूवी बनाई बहुत सारे पैसे लगाकर, आपने उसकी डीवीडी निकाल कर बेच दी, टिकट भी नहीं खरीदने दिया किसी को। तो ये जो नकली काम होना शुरू होता है, ये दवाओं के मामले में बड़ा ऑथराइज्ड तरीके से होता है, और इस काम को करने के फॉर्मूले को, मतलब इस प्रक्रिया को जेनेरिक दवा निर्माण कहते हैं। भारत जो है ना, वो इन फॉर्मूले से पैदा करके और जो बड़ी मात्रा में सस्ती दवा बनाने का केंद्र बना हुआ है दुनिया में। अर्थात हम वो दवाइयां नहीं बेचते बड़ी मात्रा में जिनसे एक दवा से ही लाख रुपए के डोज मिलेगा और उससे हम बहुत सारा पैसा कमा के आ जाएंगे। हम वो दवाइयां बनाते हैं जो लाखों लोगों की दवाइयां, बीमारियां सही करता है। यानी भारत जेनेरिक दवा की फार्मेसी है वर्ल्ड की। हम सबसे ज्यादा जेनेरिक दवा बनाने के लिए जाने जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सब दवा बनाने में लगता क्या है? जैसे भोजन बनाने में मसाले लगते हैं, ऐसे जेनेरिक दवा बनाने में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। अर्थात दवा का बेसिक जो पार्ट है जिससे दवा बनकर आएगी। जैसे कभी कभी कोई कैप्सूल फोड़कर देखिएगा तो उसमें छोटा छोटा सा बुरादा निकलेगा, उस बुरादे में कोई केमिकल डला हुआ है जो आपकी दवा बीमारी सही कर रहा है। अगर आपने कोई लिक्विड दवा ली है तो उस दवा के अंदर फॉर्मूला डला है, जबकि बेस तो जो है वो सबके लिए कॉमन है। कुछ इस प्रकार से फॉर्मूले जो हैं जिन्हें बेस के रूप में यूज किया जाता है, इन सबको बनाने का जो केंद्र है, एपीआई का जो केंद्र है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का, वो है चाइना। तो ऐसे समझिए, दुनिया में जेनेरिक दवा बेचने का केंद्र भारत, और जेनेरिक दवाओं को बनाने में लगने वाला जो एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाने वाला जो देश है, वो है चाइना। तो चाइना से एपीआई आया, इंडिया आकर पहुंचा, इंडिया से जेनेरिक दवा बनी, जेनेरिक दवा वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट हुई। भारत की बड़ी सारी कंपनियां, मतलब हमारी ये समझिए कि कंपनीज जो दवाइयां एक्सपोर्ट करती हैं उसमें 90% एक्सपोर्ट हम जेनेरिक दवाओं का करते हैं। क्यों करते हैं? सस्ती दवा है, दुनिया को जरूरत है उसकी, और हम क्यों सस्ता बना के बेच रहे हैं? क्योंकि हमें मास को काम में लेना है, मास के लिए दवाई बनानी है। 140 करोड़ भारतीयों का और दुनिया भर का ध्यान हमें रखने की जिम्मेदारी है। यहां तक क्लियर? तो ऐसे में दो प्रकार की दवाइयां आपके सामने हुई, पेटेंटेड दवा और एक जेनेरिक दवा। जेनेरिक दवा यानी कि क्रॉसिन जैसी दवा, कोई भी दवा जिसको आप बना करके सस्ते में बेच रहे हैं। ट्रंप ने फिलहाल क्या किया है, 100% टैरिफ लगा दिया है। किस पर? जेनेरिक दवा पर या पेटेंटेड दवा पर? यही आपको जानना है। तो साथियों, इन्होंने जो ऑर्डर पास किया ना, ये कुछ पेटेंटेड दवाओं पर टैरिफ लगाएगा। ठीक है, मतलब जो दवाइयां ऐसी हैं जिनके कंपनीज ने अपने ऊपर वो लिए हुए हैं, पेटेंट लिए हुए हैं, महंगी दवाइयां बेच रही हैं, उन पर 100% इन्होंने टैरिफ लगाए। ये खबर इस तरह से पढ़ी जानी चाहिए। तो क्या जेनेरिक दवाओं पर असर होगा? अभी तो नहीं। यानी ट्रंप खुद भी जानते हैं कि सस्ती दवाएं अमेरिका के लिए भी जरूरी हैं, लेकिन जो लाखों रुपए कमा रहे हैं अमेरिका में दवाई बेच करके, और उन लाखों रुपए के साथ साथ वो ये कहते हैं कि ये हमारे पास ही है फॉर्मूला, तो आ जाओ इस फॉर्मूले के लिए अमेरिका, आप यहां पर इंडस्ट्री लगाओ, यहीं पर बनाओ और यहीं से बेचो। अगर यहां लगाओगे तो 20% से भी कम में तुम्हारा काम निपटा देंगे। वैसे अगर बेचोगे बाहर से तो 100% टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, तो ये काम इन्होंने किया। तो अब एक तरह से ये समझते हैं कि जो भारत की कंपनियां हैं जो भारत से बाहर एक्सपोर्ट करती हैं, उनका क्या असर पड़ेगा। तो चूंकि हमारी बड़ी सारी कंपनियां जेनेरिक दवा बेचती हैं, इसलिए उन पर असर कम से कम होगा। यह काम इन्होंने कब किया? लिबरेशन डे पर किया। लिबरेशन डे क्या था? पिछली साल इन्होंने जब दुनिया पर टैरिफ लगाए थे, इन्हें फिर से याद आया कि चलो ये काम करते हैं। अब आपके बीच में एक दिमाग में सवाल आएगा, सर फरवरी 2026 में तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को ही मना कर दिया था। क्या मना कर दिया था साहब? ट्रंप को मना कर दिया था कि भाई तुम ऐसे टैरिफ नहीं लगा सकते दुनिया के किसी देश पर। अब इन्होंने देखो बड़ी चालाकी चली। क्या चालाकी चली? इन्होंने टैरिफ लगाए और टैरिफ लगा करके लाइन क्या डाल दी,
देश के इंटरेस्ट में, नेशनल सिक्योरिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट के लिए हम टैरिफ लगा रहे हैं। देखो, जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा आप हाईलाइट कर देते हो तो कोर्ट भी फिर आपके सामने नहीं टिकती। कोर्ट को लगता है कि नहीं, राष्ट्र सुरक्षा सर्वोपरि। अब तक ये क्या कह रहे थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, राष्ट्र की सुरक्षा को नहीं बता रहे थे। अब इन्होंने कहा कि हमने ये टैरिफ इसलिए लगाए हैं ताकि वो जो पेटेंटेड दवाओं वाली कंपनी है वो अमेरिका में आके दवाएं बनाए। बोले क्यों? बोले कल को मान लो दुनिया में युद्ध के हालात हो गए और अमेरिकियों को दवा की जरूरत है, उस पेटेंटेड दवा बनाने वाली कंपनी ने सामान बेचने से मना कर दिया, तो बोले ऐसे में तो दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो अमेरिका में आकर के, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि वो लोग अमेरिका में आकर के दवाइयां बनाएं। उम्मीद है कि आपको यह बात अब समझ में आ रही हो। तो दवा बनाने के लिए अमेरिका इटसेल्फ केंद्र बने, इसलिए बोले हम ये टैरिफ लगा रहे हैं। ठीक है साहब, तो अभी के लिए हम क्या माने, जेनेरिक दवाएं बच गई? बिल्कुल बच गई। टैरिफ किस पर लग गया? पेटेंटेड दवाओं पर लग गया। सुप्रीम कोर्ट का रूल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इनको चाहे जितना भी टैरिफ लगाना था, ये लगाने में कामयाब हुए। मैं बाय द वे एक चीज और याद दिला दूं, पिछली बार जब इन्होंने टैरिफ दुनिया भर पर लगाए थे, उस समय पर इन्होंने फार्मास्यूटिकल जो चीजें हैं ना, इनको बचा कर रखा था। देखो, अक्टूबर 1 वी विल बी इंपोजिंग 100% टैरिफ ऑन एनी ब्रांडेड और पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट अनलेस ए कंपनी इज बिल्डिंग देयर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन अमेरिका। इस बिल्डिंग विल बी डिफाइंड एज ब्रेकिंग ग्राउंड अंडर कंस्ट्रक्शन। इन्होंने पेटेंटेड दवाओं पर 1 अक्टूबर से टैरिफ लगाने की कहा था, लेकिन उसे 1 अक्टूबर आते आते इंडेफिनिट काल के लिए पोस्टपोन कर दिया था कि कोई बात नहीं, भविष्य के समय के लिए हम पोस्टपोन करते हैं, बाद में आ जाना। लेकिन अब इन्हें 2 अप्रैल को यह याद आया कि मैंने सितंबर में कंपनियों को राहत दी थी, अक्टूबर में राहत दी थी, अब उन पर पेटेंट का पैसा वसूलने का समय आ गया है। तो ऐसे में जो कंपनियां अमेरिका में उत्पादन शुरू कर रही हैं और प्राइसिंग डील नहीं करती, उन पर 20% टैरिफ लगेगा। अगले 4 साल में बढ़कर 100% हो जाएगा। जो कंपनियां कोई समझौता नहीं कर रही और ना अमेरिका में उत्पाद बनाएंगी, उन्हें सीधा आज से ही 100% टैरिफ देना लगेगा। इनके लिए सरकार ने कंपनियों को समय दिया है कि वो 120 दिन से लेकर 180 दिन के बीच में बातचीत करने चले आए और बातचीत करके अपने आप से टैरिफ कम करवा लें या जो भी बात बनती है वो कर लें। अब क्या दवा कंपनियों पर असर पड़ेगा? निश्चित ही। जो कंपनियां अरबों डॉलर का माल बेचती हैं, जैसे फाइजर है, एली लिली है, ब्रिस्टन मायर है, ये सभी कंपनीज को बहुत सारा दिक्कत होगा। और ट्रंप ने जब अक्टूबर 1 को ये सब काम करना शुरू किया था, उस बीच में कंपनियों ने दिसंबर में जाकर अमेरिका में बातचीत शुरू कर दी थी। 16 कंपनियां ऐसी थी जो ट्रंप के साथ लगातार डील में थी, और ये कंपनियां मेजरली कहां कहां पर हैं, तो ये आयरलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, यूके और जापान में है। इसका मतलब हमारे यहां पर पेटेंटेड दवाएं नहीं बन रही थी। असल में दवाइयां कौन लोग बना रहे थे? जो ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन है, उनको अब इनका असर पड़ेगा, अर्थात उनके स्टॉक्स पर, उनके दवाओं पर इसका असर पड़ेगा। भारत जो कि जेनेरिक दवाइयां बनाता है, मतलब आप सोचिए कि ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, यानी आपदा में अवसर हो गया कि साहब हम तो बच गए। क्यों? बोले हम पेटेंटेड दवा नहीं बनाते। तो क्या ये इज्जत की बात है? नहीं, ये इज्जत की बात नहीं है, शर्मिंदगी की बात है। भारत दुनिया भर को वैज्ञानिक देता है, दुनिया भर को इंजीनियर्स देता है, और खुद ही रिसर्च में इतना पिछड़ा हुआ है। ये अच्छी बात नहीं है, सोचने की बात है। इत्तू सा देश है आयरलैंड, 28% टोटल एक्सपोर्ट जो दुनिया का होता है ना, वो अकेला लेके बैठा है। $66 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। छोटू सा देश, दवाई का $66 बिलियन का एक्सपोर्ट है। मतलब समझिए पूरी दुनिया में मेजर चंक जो 23% है वो $55 बिलियन का है, ये अकेला $66 बिलियन का करता है। स्विट्जरलैंड 8% दवाइयां, और ये डेवलप्ड नेशन है, करोड़ से भी नीचे की पॉपुलेशन है, और ये लोग बड़ी मात्रा में पैसे कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये रिसर्च पर पैसा कमाकर इन्हें पता है कि रिसर्च का पैसा वसूला जा सकता है। आप सोचो, दुनिया में अगर एक्सपोर्ट अमेरिका के लिए होता हो ₹100 का, तो ₹100 के अंदर ₹6 का ही भारत अमेरिका को बेचता है। जबकि अगर मात्रा के हिसाब से बात करें तो हम बड़ी मात्रा एक्सपोर्ट करते हैं जेनेरिक दवा की, लेकिन हम वैल्यू नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं। और वैल्यू ना करने का बड़ा रीजन क्या है? हम लोग पेटेंटेड दवाएं नहीं, जेनेरिक दवाएं बेच रहे हैं। तो क्या भारत और चीन पर असर पड़ेगा? नहीं। चाइना एपीआई बना रहा है, भारत जो है वो जेनेरिक दवा बना रहा है। फिर भी हमारी कुछ कंपनियां, क्योंकि 90% तक तो हम जेनेरिक बेच रहे हैं, फिर भी कुछ कंपनी से हमने टाई अप करके पेटेंटेड दवाएं बेचना जारी रखा हुआ है। जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, ल्यूपिन, इन्होंने कई और देशों की कंपनीज के साथ टाई अप कर रखा था उनकी पेटेंटेड दवाओं को बनाने का, कि आप हमारे यहां मैन्युफैक्चर करा लो, हम इसको जेनेरिक नहीं बनाकर चलेंगे, हमारी कंपनी के रेवेन्यू में जरूर जोड़ देंगे। उन कंपनीज का जिनका अमेरिका में हजारों करोड़ का एक्सपोर्ट है, 10% से ऊपर का, उन मतलब इस तरह से समझिए कि 10% पेटेंटेड दवाएं बना रही हैं जो कंपनियां,
उन कंपनियों के स्टॉक पर असर पड़ सकता है। चूंकि कल के दिन ही ये न्यूज चलना शुरू हो गई थी कि ट्रंप टैरिफ के ऊपर कुछ कर सकते हैं, उसका असर पड़ा इन कंपनीज के शेयर पर जिनके एक्सपोर्ट्स हैं। कल ही स्टॉक इनके 4% तक गिर पड़े थे। लेकिन निवेशकों को समझदारी से यह समझना जरूरी है कि उन कंपनीज के 100% स्टॉक इससे फिलहाल प्रभावित नहीं हुए हैं। 100% टैरिफ लगा जरूर है उनके एक्सपोर्ट के 10% हिस्से पर, यदि वो भी उन्होंने पेटेंटेड कंपनियों के साथ टाई अप किया हुआ तो हमारी बहुत सारी जेनरिक दवा एक्सपोर्ट कंपनी वाली कंपनीज के जो शेयर हैं वो गिरे जरूर हैं कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, लेकिन इसमें सत्यता जानना जरूरी है। जेनरिक दवाओं पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि निफ्टी फार्मा कल गिरा 1% के हिसाब से और फार्मास्यूटिकल के शेयर्स में काफी गिरावट आई, तो ये उम्मीद है अब आप लोगों को समझ में आने की जरूरत है। आगे ट्रंप क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। ट्रंप तो ट्रंप है, लेकिन वो इन चीजों को करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रभाव से बचते बचाते हुए निकल जाएंगे। इसी के साथ साथ ट्रंप ने 50% टैरिफ स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर पर भी अनाउंस कर दिया। साहब ये तो पहले से ही था, अब क्या है? और ये बताओ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बचते बचाते कैसे कर गए? तो सुप्रीम जब नेशनल सिक्योरिटी का मसला डाल दोगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा। यही काम हुआ। इन्होंने क्या किया कि टैरिफ पहले से भी स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर पर 50% चल रहा था, उसको थोड़ा क्लियर कर दिया। पहले क्या होता था, मान लीजिए कि आपने एक इत्र की बोतल खरीदी, अब उसके अंदर मान लीजिए एक ढक्कन लगा हुआ है कॉपर का। अब वो जो ढक्कन है ना, उस ढक्कन के चलते आपको यह नहीं पता कि इसमें कितना % कॉपर यूज हुआ है इस पूरे प्रोडक्ट में। आपकी प्राइसिंग में कंपनी अनाउंस करेगी कि मैंने इतना % कॉपर यूज किया है, साहब कितना दो टैरिफ। तो बड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि कॉपर डायरेक्टली थोड़ी एक्सपोर्ट हो रहा है। हो सकता है कि कॉपर की मतलब एसी कहीं एक्सपोर्ट हो रहे हो तो कॉपर उसमें लगा हुआ है, एल्यूमिनियम का कोई सामान एक्सपोर्ट हो रहा है। इस बार इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कहा अगर किसी प्रोडक्ट में 15% से कम कॉपर, एल्यूमिनियम या फिर वो लगा हुआ है, स्टील लगा हुआ है, तो उस पर कोई टैरिफ नहीं लेंगे हम, क्योंकि वो उस पदार्थ का, कौन सा पदार्थ जो आप बनाकर बेच रहे हो, उसका मेन इंग्रेडिएंट है, मतलब उसका वो सपोर्टिंग चीज है। मान लीजिए कि आप ये कह रहे हैं कि मैंने एक बोतल भर करके दूध भेजा, अब बोतल स्टील की है, अब दूध बोतल स्टील की है, उसमें 7 मतलब अगर 1 किलो वजन है, मान लीजिए कि उसके अंदर 750 ग्राम केवल और केवल दूध भरा था और 250 ग्राम की बोतल थी मान लीजिए एक बार के लिए, तो ऐसे में वजन जो है आप वसूलोगे किसका? तो इन्होंने कहा सुनिए, अगर किसी चीज का 15% तक भी इन गुड्स में उपयोग हो रहा है तो हम उस पर टैरिफ नहीं लेंगे, लेकिन अगर वो 15% से ज्यादा इन गुड्स का उपयोग करके हमें एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर हम पूरी जो वस्तु की मूल्य है, फिर हम ये नहीं कहेंगे कि साहब प्रोडक्ट तो सस्ता होना चाहिए था, हम फिर पूरी वस्तु की कीमत पर टैरिफ वसूलेंगे और वो होगा 50%। समझ रहे हो आप? मतलब समझो कि मान लो कि मैंने मेरी एक बोतल के अंदर, ये जो बोतल है, इस बोतल में कॉपर लगा हुआ है, इस बोतल का कुल वजन, ये दिखा तभी मैंने बोला, इसके अंदर कॉपर लगा हुआ है, मान लो कि अभी इसका वजन 1.25 किलो के आसपास है, 1.25 किलो के आसपास है, इसके अंदर हो सकता है कि 15% के आसपास यानी 150 ग्राम के आसपास इसमें कॉपर लगा हुआ हो। अगर मैं इसे बेचता हूं अमेरिका में तो इस पर मेरे से कोई टैरिफ नहीं वसूला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी बोतल के अंदर ये जो कॉपर लगा है ये 15% से ज्यादा हो गया, मान लीजिए कि 1 किलो की बोतल में 250 ग्राम कॉपर था, 25% हो गया, अगर ऐसा है तो मैंने इस बोतल में क्या माल रखकर भेजा, उसकी वजह से जो कीमत बनकर आई उस पर टैरिफ 50% वसूला जाएगा, कॉपर का 50% नहीं होगा। फिर आपको सर कॉपर तो इतने की ही आती है, इसका 50% ले लो, बोले नहीं। अगर इस बोतल के अंदर आपने दूध बेचा, आपने इसमें शराब बेची, इसमें महंगी वाइन दारू की बेच दी, आप इसको उठाकर 1 लाख की दारू भेज गए तो 1 लाख पर 50% टैरिफ वसूलेंगे। ये ट्रंप ने दाव चल दिया है, ठीक है। तो एक तरह से उन्होंने पैकेजिंग पर भी टैरिफ घुसा दिया, यानी कि वो बड़ा ही स्मार्टली अब इस काम को कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उनका बाईपास कर रहे हैं। ये है अपडेट। तो साहब क्या हमारे देश के अंदर मेटल के स्टॉक्स पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ ही रहा है। हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर असर देखा गया है ना, टाटा स्टील पर असर देखा गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अडानी स्टील, इन सब पर असर देखा गया। तो ट्रंप फिर से टैरिफ के दौर में गुजर रहे हैं, एक तरफ युद्ध और एक तरफ टैरिफ वॉर, कुल मिलाकर बाजार कहां जाएगा बस इसके बारे में इंतजार सभी को है। लेकिन हां, फिर भी आशान्वित रहिए, हर काली रात के बाद एक सुनहरा और एक बहुत ही उजला दिन आता है, इंतजार में रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी अपना ख्याल रखें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। रविवार को एक वेबिनार रखी गई है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं एआई से किस तरह से वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक में कमेंट बॉक्स में पिन की हुई है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।